स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो क्लास 6 से लेकर 10 तक का साइंस का कंटेंट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट देखने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक का जो कंटेंट है उसको कम समय में देख लें, एक सिस्टमेटिक तरीके से देख लें, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस सेशन से आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से डीप में स्टडी कर रखा है तो टू द पॉइंट रिवीजन करने के लिए ये सेशन सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वस्त्र से तंत्र तक, तंतु से वस्त्र तक। क्या है? तंतु से वस्त्र तक। तंतु बोलते हैं, तंतु किसे बोलते हैं? तंतु बोलते हैं फाइबर को, वस्त्र बोलते हैं फैब्रिक को। तो हम बोल सकते हैं फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। अब हमारे पास देखते हैं कि फाइबर क्या होता है। तो फाइबर को समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास जो वस्त्र होता है वो बना होता है धागों से और धागे बने होते हैं तंतुओं से। अब तंतुओं को समझने के लिए ऐसे समझते हैं, हमारे पास कोई कपड़ा होता है तो कपड़े को देखेंगे तो धागों से सिला होता है। उस एक धागे को कहीं से निकाल लें और उसके एक सिरे को अगर रगड़ें तो रगड़ने पे उसमें से बारीक बारीक और तंतु जैसी चीज़ें दिखती हैं, उसे तंतु बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु होता है और दूसरे नंबर पे है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक मतलब नेचुरल फाइबर और दूसरे नंबर पे है आर्टिफिशियल फाइबर। तो प्राकृतिक जो फाइबर है उसमें हम देखेंगे तो सूती है, जूट है, रेशम है, ऊन है। प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार का है, एक जंतुओं से प्राप्त होने वाला, एक पादपों से प्राप्त होने वाला। जंतुओं से प्राप्त होने वाला अगर फाइबर देखें तो ऊन है और रेशम है। पादपों से प्राप्त होने वाला जो फाइबर है वो रुई और जूट हो जाएगा। कृत्रिम तंतु की बात करें, आर्टिफिशियल फाइबर की बात करें तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिन हो जाएगा। पादप तंतु में देखें तो पादप तंतु में जो रुई है वो रुई कैसे कहाँ मिलती है तो काली मिट्टी में मिलती है, काली मिट्टी में। और जलवायु चाहिए उष्ण और पादप के फल से हम रुई को प्राप्त करते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं बोलने वाला हूँ कि कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कपास का जो फल है उससे बीज को अलग करने की प्रक्रिया कंकतन कहलाती है। कंकतन, कंकतन को इंग्लिश में बोलते हैं गिनिंग, GINNING, गिनिंग अंग्रेजी शब्द है गिनिंग, जिसका मतलब होता है कंकतन, और गिनिंग बोलते हैं कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है जूट, जूट या इसको पटसन भी बोलते हैं। ये पादप के तने से प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में इसकी खेती होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में ज़्यादा पाया जाता है। फसल पुष्पन अवस्था में ही काट दिया जाता है। पादप के तने को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, रेशों से तागा बनने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जो हमारे पास रेशे हैं, फाइबर हैं, जैसे कोई भी हमारे पास फाइबर मिलता है वो हमारे पास नेचुरल फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में मिलता है। तो रॉ फॉर्म में जो हमारे पास फाइबर मिलता है उसको चरखे से क्या करते हैं, चरखे से धागे में कन्वर्ट करते हैं। गांधी जी क्या करते थे अपने चरखे से वो कोई भी फाइबर है उससे क्या बनाते थे, तागा बनाते थे। तो इस प्रोसेस को कताई बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कताई बोलते हैं। कताई को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बुनाई या वीविंग। तो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया वीविंग कहलाती है। इसको हम करघे या हस्तचालित विद्युत चालित करघों से की जाती है। इसे बोलते हैं निटिंग, मतलब धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया निटिंग कहलाती है, या इंग्लिश में हिंदी में बोलें तो बुनाई कहलाती है। अब ये ब्लॉक डायग्राम है, उसको ध्यान से देखिएगा। कपास का जो गोलक होता है उसमें से पहले बीजों को अलग करना होता है। उस बीजों को अलग करने की प्रक्रिया ओटना कहलाती है। ओटना मतलब गिनिंग, GINNING। गिनिंग के बाद हमारे पास फ्रेश जो रेशे हैं वो मिलते हैं। रेशों से करना पड़ता है कताई। कताई वो प्रोसेस है जिसमें रेशों से हमें धागे मिलते हैं। मतलब स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी गेट यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ओके, यार्न फ्रॉम फाइबर्स। अब क्या होता है, जो फाइबर मिल गया हमारे पास, यार्न जो मिल गया फाइबर से बना हुआ है, यार्न मतलब धागा या तागा। तो तागे से होती है बुनाई, बुनाई से मिलता है वस्त्र। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। इसमें क्या होता है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्टेनर। तो हम जानते हैं घरों पे जो चाय बनती है तो चाय में चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हम लोग छन्नी का उपयोग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। तो ग्रेन जो होते हैं उसको भी डंठल या डालियों से अलग करना होता है, तो ये भी एक प्रक्रिया है। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड
टू सेपरेट द बटर। चर्न का मतलब तेज़ी से हिलाना घुमाना। तो मिल्क या कर्ड से जब हमको बटर को अलग करना होता है तो इसको मथते हैं मथनी से, तो इसको बोलते हैं चर्निंग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है मथना। चर्निंग का मतलब क्या होता है? मथना। CHURNING। अब देखिए मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हम देखते हैं सबसे नंबर 1 पे है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं इम्प्योरिटीज़ के, उनको हाथों से ही उठा लेते हैं। जैसे हमारे दालों में जो भी कंकड़ पत्थर है उसको मम्मी हाथों से निकाल के फेंक देती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैंड पिकिंग। नंबर सेकंड पे है थ्रेसिंग। सेकंड पे है थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ separation of grains from stalk is called threshing. The stalks are beaten to free the grains. अब क्या होता है जब चावल की खेती होती है, चावल की फसल उगती है, तो चावल की फसल उगने के बाद उसको हम लोग पीटते हैं। तो पीटते इसलिए हैं क्योंकि जो चावल के दाने हैं या जो धान है वो अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। विनोइंग क्या है? विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूछ सकता है व्हाट इज विनोइंग, और 4 ऑप्शन दे देगा। विनोइंग दे देगा, व्हाट इज विनोइंग, और 4 ऑप्शन दे देगा, या तो फिर प्रोसेस दे देगा कि बाई यूजिंग एयर सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल इज नोन एज, ऑप्शन दे देगा विनोइंग, स्पिनिंग, ठीक है, गिनिंग, इस तरीके से करके देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विनोइंग क्या होता है। विनोइंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने मटेरियल से इम्प्योरिटी को हवा के माध्यम से अलग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, फ़ैन चला देते हैं, फ़ैन के सामने गेहूं को गिराते हैं, तो गेहूं के गिराने पर उसमें से डस्ट पार्टिकल निकल के आगे जाके जो हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। अब सीविंग क्या है? सीविंग वी यूज सीव या चलनी। सीविंग मतलब चालना। तो चालना कहाँ उपयोग? चलनी का उपयोग हम करते हैं आटे में। आटे को चालने के लिए सीविंग का उपयोग करते हैं। पेबल्स एंड स्टोन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो घरों का जब निर्माण होता है तो एक बहुत बड़ी सी चलनी होती है जिसमें जो बालू आता है उस बालू को गिराते हैं, उससे कंकड़ पत्थर को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्या है बेटा? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है प्रोसेस बेटा? देखिए, हम अगर किसी गंदे पानी को लाते हैं, किसी जार में रख देते हैं और रख कर 5 घंटे के लिए छोड़ दें। 5 घंटे बाद अगर उस गंदे पानी को देखेंगे तो तली में कुछ पदार्थ बैठा होता है। तो तली में जो पदार्थ बैठ गया, तो ये बैठने की जो प्रक्रिया है, 5 घंटे में जो तली में पदार्थ बैठ रहा है, ये जो प्रक्रिया है इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन क्या है बेटा? मान लो हमारे पास दाल है और दाल में मिट्टी मिली हुई है, तो मिट्टी को हम हाथों से नहीं अलग कर सकते। अब क्या करते हैं, हम उसको पानी से धोते हैं। तो पानी डालने पर क्या होता है, जो मिट्टी है वो पानी में घुल जाता है, और पानी को जब गिराते हैं तो पानी के साथ ही मिट्टी अलग हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो डिकेंटेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन क्या है बेटा? व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? तो सिंपल सी बात है, छन्नी से जब हम छन्नी का उपयोग जब चाय में करते हैं तो यही प्रोसेस हमारा फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इवेपोरेशन। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो ठीक है, समुद्र से नमक कैसे प्राप्त होता है? तो पानी को हम लोग एक दायरा बनाकर पानी को उसमें रखते हैं, पानी को फिर सनलाइट में छोड़ देते हैं ताकि उसमें से जो H2O का मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाए, और जो बचा होगा वही हमारे पास सॉल्ट होगा, वही। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं बेटा? देखिए ध्यान दीजिएगा, पानी में अगर नमक मिलाते जाएं तो पानी में नमक घुलता जाता है और आंखों से नहीं दिखता। अगर नमक को कंटिन्यूस मिलाते जाएं तो एक ऐसा समय आता है जब नमक मिलाने पर पानी में वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो वह बिंदु जहाँ पर विलय की मात्रा अब और नहीं घुल सकती, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस विलयन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो अब और अधिक विलय की मात्रा अपने अंदर ना घोल पाए। विलय मतलब सॉल्वेंट की मात्रा को घोल ना पाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस में है, पहले देखिए कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसको हम देख लेते हैं। विदर का मतलब होता है मुरझाना, WITHER। फिर नेक्स्ट है इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती घरों में उपयोग करते हैं उसे इंसेंस स्टिक बोलते हैं। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश भी इससे मजबूत होगा, है ना। तो अब देखते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। 3 तरीके के प्लांट हमारे पास होते हैं। 3 तरीके के प्लांट होते हैं, या प्लांट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। अब देखिए
प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो हरे हों, ऐसे पौधे हों जो हरे हों। हरे होने का मतलब उनका स्टेम भी हरा हो, उनकी पत्तियां भी हरी हों, मतलब तने भी हरे हों उनकी पत्तियां और डंठल सब हरे हों, और वो क्या हो, बिल्कुल मुलायम हो। मुलायम इस प्रकार से हो कि अगर उनके तने से उनको तोड़ दिया जाए तो वो टूट जाए हाथों से ही। यूजुअली कैसे होते हैं हर्ब्स? हर्ब्स हमारे होते हैं शॉर्ट, यानी छोटे होते हैं, और उनसे बहुत सारी ब्रांचेज निकली होती हैं। हर्ब्स में जैसे तुलसी जी का पौधा अगर देख लें तो तुलसी जी का पौधा हाथों से तोड़ सकते हैं हम लोग, और बहुत छोटा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। अब देखिए, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, दीज आर कॉल्ड श्रब। अब देखिए, जो हमारे पास हर्ब्स है, हर्ब से थोड़ा बड़ा होता है श्रब, हर्ब से बड़ा होता है श्रब। और श्रब क्या होता है? वो बहुत ऊंचा नहीं होता है, मीडियम हाइट में होगा, और धरती के आसपास ही बहुत ज़्यादा फैला होता है, उसे बोलते हैं श्रब, उसे बोलते हैं श्रब। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच एबव द ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। तो ट्रीज क्या है? जो आसपास हम देखते हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ का मतलब वो जो ट्रीज़ हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, उनकी ब्रांचेज ऊपर की तरफ निकली होती हैं, धरती की तरफ नहीं निकली होती हैं, और उनके जो स्टेम्स होते हैं यानी तने होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। क्रीपर क्या है बेटा? प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। तो ज़मीन पे जो पौधे फैलते हैं, जैसे देखते हो तरबूज खरबूज ज़मीन पे फैलने वाला पौधा, तो इसे हम बोलते हैं क्रीपर, इसे बोलते हैं क्रीपर। अब देखो, क्लाइंबर किसे बोलते हैं? क्लाइंबर वो होता है, देखो, ज़मीन पे फैलने वाले को क्रीपर बोलते हैं, और जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ता है उसे बोलते हैं क्लाइंबर। जैसे नेनुआ होता है ना, नेनुआ देखे होगे, नेनुआ का जो पौधा है वो क्या करता है? वो क्लाइंब करता है। करेले को भी देखोगे तो करेले के लिए भी एक ब्रांच टाइप का सिस्टम बनाया जाता है, उस पर वो चढ़ता है, तो इसे हम बोलेंगे क्लाइंबर। अब लीफ को देखते हैं, लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। लीफ में एक होगा हमारे पास स्टेम, स्टेम के बाद पेटियोल होगा। दाएं साइड से देखिए बेटा, मैं समझा रहा हूँ। लीफ में होता है स्टेम, स्टेम के बाद निकला होगा पेटियोल। पेटियोल वो स्ट्रक्चर है जो और देखिए, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जिसे हम लीफ बोलते हैं, एक्चुअली वो लीफ नहीं, लेमिना होता है, लेमिना होता है। लेमिना में जो डंटल लगी होता है, देखो हमारे पास जो लीफ है, तो लीफ में एक डंटल दिखता है ना, उस डंटल को बोलते हैं पेटियोल। वो डंटल क्या काम करता है? वो डंटल लीफ को क्या करता है? स्टेम से और लेमिना से जोड़ता है, स्टेम और लेमिना को जोड़ता है, तो इसे पेटियोल बोलते हैं। दिख रहा होगा। लेमिना क्या है? जो पत्ती का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, जो फैला हुआ पार्ट होता है, उसे लेमिना बोलते हैं। लेमिना के अंदर बीच में कोई पत्ती देखना तुम लोग तोड़ के, तो उसके बीच में एक स्ट्रक्चर, लाइन जैसा बीच का स्ट्रक्चर होगा, उसे मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब के अगल बगल में ब्रांचेज जैसे निकले हुए दिखेंगे पत्तियों में, उसे वेन्स बोलते हैं। वेन्स इन लीव इज कॉल्ड लीव वेनेशन। तो जो वेन्स हैं हमारे लीव में, उनका जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग लीव वेनेशन बोलते हैं। अब टाइप ऑफ लीफ वेनेशन देखो, तो पत्तियां दो तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। पहले नंबर पे है रेक्टिकुलर वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। दूसरे नंबर पे है पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट जो वेनेशन है, इफ वेनेशन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड मिड रिब। तो देख रहे होगे, डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें क्या है? जो मिड रिब है, पत्ती का जो लेमिना है, उस लेमिना के अंदर एक मिड रिब है, मिड रिब के चारों तरफ ब्रांच जैसा निकला हुआ है, तो इस तरीके के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट। दूसरे नंबर पे दिख रहा है पैरेलल वेनेशन, इफ वेन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर हूँ, मतलब देखो जो मिड रिब में है उस मिड रिब के पैरेलल निकला हुआ है और भी ब्रांच इसके पैरेलल है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो पत्तियां दो तरीके की हो सकती हैं, एक पहले नंबर पे जिसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे, और दूसरे नंबर पे जिसे पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या आपको लगता है जो पौधे हैं उनकी पत्तियों से जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकलता है, और कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है स्टोमेटा। स्टोमेटा हमारे लीफ के नीचे वाले पोर्शन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो अपने हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखते, ठीक है। हमारे पत्ते के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते, जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, वो वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है। रूट क्या है बेटा? रूट का काम होता है धरती से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना। रूट दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे टैप रूट है, दूसरे नंबर पे फाइब्रस रूट है। तो टैप रूट किसे बोलेंगे बेटा? टैप रूट में तुम स्ट्रक्चर देखना,
इसको ध्यान से देखो, टैप रूट को देखो बेटा। टैप रूट में आपको बीच का एक मिडल सेक्शन दिख रहा है, उससे ब्रांचेज निकले हुए हैं। टैप रूट में जो बीच वाला सेक्शन निकला होगा उसे बोलते हैं टैप रूट, और बगल में जो निकले हुए हैं उसे बोलते हैं लैटरल रूट। ठीक है, तो टैप रूट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और फाइब्रस रूट में कोई भी मेन सेक्शन नहीं दिखता है, सारे रूट्स में जो फाइबर के तरीके से रेंडम ऐसे निकले होते हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो जो घास हमारे पास है वो फाइब्रस रूट का एग्जांपल है। घास को जब अर्थ से पिक करोगे, ग्राउंड से पिक करोगे, तो उसके जड़ को देखना, तो उसका जड़ कोई रैंडम तरीके से ही निकला रहता है, रेंडम स्ट्रक्चर से ही निकला रहता है, उसमें कोई मेन रूट का पार्ट नहीं होता। लेकिन अगर मूली गाजर को देखो तो उसमें एक मेन रूट होता है, उसके बगल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। अब रूट में कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टेपियोला, ये सारी चीज़ें हैं। फ्लावर देखते हैं, पुष्प को देखते हैं, पुष्प का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, अब फूल को जब बाहर से देखते हो तो उसमें जो रंगीन वाला स्ट्रक्चर दिखता है, लाल लाल जो स्ट्रक्चर दिखता है, उसको पेटियोल बोलते हैं, उसको पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और पेटल्स जो है रंगीन वाला यानी लाल वाला स्ट्रक्चर है उसे पेटल बोल रहे हैं। पेटल के जस्ट नीचे देखोगे तो हरा हरा कुछ पत्ते जैसा ऐसे दिखता है, जो नीचे ऐसे निकला रहता है, तो हरा हरा जो नीचे इसके निकला होता है उसे सेपल्स बोलते हैं। तो ध्यान देना, पेटल्स जो रंगीन पोर्शन है और नीचे जो हरा हरा निकला होता है उसे बोलते हैं सेपल्स। अब अंदर आते हैं। अब फूल को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें इस तरीके का भी स्ट्रक्चर दिखता है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर हम ध्यान दें तो उसका जब से ऊपर वाला पोर्शन है जो दानेदार होता है उसे एंथर बोलते हैं। एंथर के नीचे जो एक धागा टाइप का स्ट्रक्चर उसे स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन जिससे जुड़ा होता है उसे पिस्टल बोलते हैं, उसे पिस्टल बोलते हैं। अब देखिए, स्टेमन जो हमारे पास है वो किससे बना होता है? वो बना होता है फिलामेंट और एंथर से। फिलामेंट और एंथर से। स्टेमन का मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, स्टेमन का मतलब वो स्ट्रक्चर जो एंथर से लेके कहाँ तक बना हो, एंथर से लेके फिलामेंट तक। फिलामेंट का मतलब वो तंतु वाला स्ट्रक्चर जो है उसे फिलामेंट बोलते हैं, और पूरा फिलामेंट और एंथर मिला के बना देता है स्टेमन। क्या बना देता है? स्टेमन। अब एंथर को देखते हैं बेटा, इसको इस वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। जो ये अगल बगल से निकला हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में एक बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे पिस्टल बोलते हैं, और पिस्टल के साइड साइड में जो ब्रांचेस निकले हैं वो एक वो स्ट्रक्चर हो गया। तो बीच वाला जो मोटा वाला स्ट्रक्चर है उसको पिस्टल बोलते हैं, और बगल में जो निकला हुआ उसे बोलते हैं स्टेमन, उसे बोलते हैं स्टेमन। तो सबसे पहले हम लोग स्टेमन को देखते हैं जो बगल बगल से निकले हैं। तो स्टेमन में देखोगे तो एक फिलामेंट होगा जो धागे जैसा नीचे स्ट्रक्चर निकला है, ऊपर जो स्ट्रक्चर दानेदार निकला है उसे एंथर बोलते हैं, और बीच वाला जो पोर्शन था जो मोटा वाला था, ठीक है, जिसे हम पिस्टल बोल रहे थे, पिस्टल बोल रहे थे। तो पिस्टल में क्या होता है? पिस्टल में सबसे नीचे देखोगे तो जो मोटा फैला भाग है ओवरी है, उसके ऊपर स्टाइल है, और सबसे ऊपर स्टिग्मा है। देखना, पिस्टल है, उसके नीचे जो सबसे मोटा भाग होता है ओवरी होता है, उसके ऊपर का जो भाग होता है स्टाइल होता है, सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है। जैसे पिस्टल दिख रहा है ना, तो पिस्टल जहाँ पे मैं पॉइंट करके दिखाया हूँ, बेसिकली ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट देखो ओवरी है। क्या है? यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के ऊपर क्या है? स्टाइल है। ओवरी के ऊपर देखो ध्यान से, स्टाइल है। ठीक है, स्टाइल है ये ऊपर, और सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्टिग्मा है। यहाँ पे क्या है? सबसे ऊपर स्टिग्मा है। समझ में आ गया होगा तुमको फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है। अब बॉडी मूवमेंट को देखते हैं। तो बॉडी मूवमेंट में क्या है? तो शरीर में हमारे बहुत सारे जॉइंट्स लगे होते हैं, उन जॉइंट्स को समझते हैं। हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कुछ ऐसा होता है, डायग्राम जैसा होता है। इसमें बॉल जैसा हड्डी का स्ट्रक्चर है, वो एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर में फिक्स होता है जिसे सॉकेट बोलते हैं, और इस तरीके के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। ये कहाँ होता है? हमारे हिप में होता है। इस तरीके का जॉइंट हमारे हिप बोन में होता है और थाई बोन में होता है। ठीक है, हिप मतलब कमर, ठीक है, कमर वाले में। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? देखो, पाइवोट जॉइंट देखते हैं। पाइवोट जॉइंट हमारे नेक जॉइंट, हेड को बोलते हैं, जो नेक हमारा हेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। तो इसमें मूवमेंट हमारा आगे पीछे, टर्न राइट और लेफ्ट होता है पाइवोट जॉइंट में। और पाइवोट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? नेक में। अब हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट डोर के जैसे क्लोज और ओपन होता है। दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हिंजेस। ये कहाँ होता है? नी में होता है, घुटनों में होता है, और हमारे हाथों में होता है। हमारे हाथों में होता है। हाथों में मतलब जो हाथ बीच से मुड़ता है ना, हमारा हाथ जो बीच से मुड़ता है वो हिंज जॉइंट से
हमारा जुड़ा होता है। और हमारा नी जो घुटना होता है, घुटने से हम पैर को मोड़ पाते हैं, तो ये पैर को जो मोड़ पाते हैं वो हिंज जॉइंट के थ्रू मोड़ पाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट है फिक्स जॉइंट है। फिक्स जॉइंट में बोन्स क्या होते हैं, परमानेंट तरीके से ही जॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारे हेड में देखें तो हेड में हमारे होते हैं क्रेनियम बोन। हेड में जो बोन होते हैं उसे क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम बोन भी कई प्रकार के होते हैं, राइट लेफ्ट में, आगे पीछे। तो इनका एक पोर्शन होता है, ये आपस में फिक्स जॉइंट के थ्रू जुड़े होते हैं, इनका मूवमेंट नहीं होता है। Our wrist is made up of several small bones are called carpals। कार्पल्स हमारा जो रिस्ट है, मतलब हाथ, देखो हाथ में उंगलियां होती हैं, उंगलियां जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बने हैं उन्हें बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। बैक बोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो हमारा जो बैक बोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे वर्टिब्रे बोलते हैं। कार्टिलेजेस, द फ्लेक्सिबल बोन ऑफ और ईयर इज कॉल्ड कार्टिलेजेस। कानों में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन हमको ये समझ में आता है कि कानों में फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद कुछ एक ऐसा पदार्थ है जो कड़ा है, वो कड़ा पदार्थ क्या करता है, मूव करने में फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गेट ऑफ एनिमल्स। गेट, GIT, गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब होता है उनका चलना या उनकी चाल। अर्थवर्म की बात करते हैं या केंचुओं की बात करें तो बॉडी मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। मतलब जो केचुआ होता है उसका शरीर बहुत सारे रिंग से मिलकर बना होता है, जो एंड टू एंड जॉइंट होते हैं। डज नॉट हैव बोन्स। केचुए में कोई भी बोन नहीं होता। मसल हेल्प शॉर्टन और एक्सटेंड द बॉडी। और केचुआ कैसे चलता है, अब केचुआ को कभी देखना तो थोड़ा ऑब्जर्व करना। केचुआ पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है, ठीक है। तो सिकुड़ाव और फैलाव के द्वारा वो गति करता है। मूवमेंट कैसे होता है, पहले वो फैलेगा और फैलेगा, तो फैलने के बाद अपने आगे वाले भाग को क्या करता है, वो जहाँ तक बढ़ना होता है वहाँ पे रखता है, और फिर पीछे वाले भाग को सिकुड़ा लेता है। पीछे वाले भाग को सिकुड़ा कर फिर नीचे ज़मीन पर रख देगा, फिर आगे वाले भाग को उठा लेगा, फिर उसको फैला देगा। इस तरीके से वो मूवमेंट करता है। अब केचुए का जो मूवमेंट है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से होता है। एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। तो फैल कर सिकुड़ कर केचुए का मूवमेंट होता है। बॉडी रिलीजेज अ स्लाइमी स्ट्रक्चर विच हेल्प्स द मूवमेंट। अब केचुए के शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो उसके शरीर को फ्रिक्शन से बचाता है। इट फिक्सेज इस बॉडी टू द ग्राउंड। और जो स्लाइमी पदार्थ निकलता है वो ज़मीन से केचुए को पकड़ के रखता है। केचुए के शरीर से जो आंखों से नहीं दिखते हैं हमें, कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर भी दिखते हैं। ब्रिसल हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन ग्राउंड। तो जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है उसे ब्रिसल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ब्रिसल। और ब्रिसल का भी काम होता है एक अच्छा ग्रिप बना के रखना। हमारे पास नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल मतलब घोंघा। स्नेल मतलब घोंघा। तो स्नेल क्या करता है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर का होता है। इट कैरीज, ठीक है, इट राउंडेड स्ट्रक्चर का अपने ऊपर कवरिंग खोल को लेके चलता है, जो कैल्शियम का बना होता है। उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं उसको, शेल बोलते हैं। शेल क्या होता है? आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और स्नेल कैसे चलता है? वेविंग मोशन से। वेव के तरीके से वो अपने मोशन को करता है। स्नेल कैसे अपना मोशन करता है? वेव के तरीके से। कॉकरोच फिर देखते हैं। कॉकरोच वॉक और फ्लाई करता है एयर में। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं कॉकरोच के पास। तो क्वेश्चन देखो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच के पास क्या होते हैं? 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर ऑफ लेग्स। तो आप जानते रहो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन। तो कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होता है। बर्ड के बारे में बात करें तो बर्ड बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। बर्ड्स के पास जो बोन होते हैं वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। तो जो बोन होता है हिंड लिम्ब, हिंड मतलब होता है आगे वाला, हिंड का मतलब पीछे वाला होता है। तो पीछे वाला जो लिम्ब होता है बर्ड के पास, लिम्ब मतलब हाथ। देखो बर्डों में क्या होता है, इवोल्यूशन हुआ है। सबके पास 4 पैर ही थे। पहले की बात करें अगर तो 4 पैर ही थे, लेकिन उन 4 पैरों में से हम लोग क्या करने लगे, इंसान क्या करने लगा, आगे वाले जो पैर थे उससे वस्तु को पकड़ने लगा। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और हम लोग सीधे हो गए, इरेक्ट हो गए। और हम लोग अपने पीछे वाले पैरों से चलने लगे, आगे वाले पैरों से हम लोग क्या करने लगे, चीज़ों को उठाने लगे, कार्य को करने लगे। तो आगे वाले पैरों को हम लोग हाथ बोल देते हैं। उसी प्रकार से जो पक्षी है उसमें कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो वो भी पीछे वाले पैरों से चलने लगे, लेकिन आगे वाले पैरों से वो उड़ने का प्रयास करने लगे। तो आगे वाले जो पैर थे जिसे लिम्ब बोलते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गया, पंख में, ठीक है।
तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हिंड लिम्ब होता है, मतलब पीछे वाला लिम्ब उसका होता है जो स्ट्रक्चर, तो वो वॉकिंग के लिए यूज होता है, और जो फोर लिम्ब है, आगे वाला लिम्ब है, वो विंग की तरीके से मॉडिफाई हो गया है। अब स्नेक की बात करते हैं, तो स्नेक लॉन्ग बैकबोन और मेनी मसल्स होते हैं। स्नेक में क्या होता है, बहुत सारे मसल्स होते हैं और एक लॉन्ग बैकबोन होता है। देखते हो सांप कितना लंबा होता है। फिशेस की बात करते हैं, तो बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइन। फिश की बॉडी स्ट्रीम्ड लाइंड होती है, ऐसी फिश की बॉडी ऐसी होती है ताकि वो पानी में अच्छे से स्विम कर पाए। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, तो हैबिटेट एंड एडेप्टेशन हम लोग देखते हैं। तो एडेप्टेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक एडेप्टेशन किसे बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो बदलाव आते हैं जिससे वो नेचुरल जगहों पर रह सके, अपने आप को उस तरीके से ढाल सके ताकि उसमें सर्वाइव कर सके। यह प्रोसेस एडेप्टेशन कहलाता है, मतलब अपने आप को ढालना, यही क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। हैबिटेट मतलब आवास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब आवास। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जहाँ रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ये क्या होता है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मतलब जो धरती के सतह पे जो जीव रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। जो जल में रहेंगे, समुद्रों में रहेंगे, उसे एक्वेटिक हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक मतलब जिसमें जो ग्रो करता हो, जो रिप्रोड्यूस करता हो, जो मल्टीप्लाई करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, निर्जीव चीज़ें आती हैं अबायोटिक में। निर्जीव चीज़ें कौन सी हैं, सॉयल, एयर, वाटर, सनलाइट और हीट। लीव्स इन डिजर्ट प्लांट्स आर आइदर अब्सेंस और वेरी स्मॉल। जो डिजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स क्या होते हैं, या तो अब्सेंट होते हैं या तो वेरी स्मॉल होते हैं। अब स्मॉल या अब्सेंट क्यों होते हैं, क्योंकि डिजर्ट एरिया में हीट बहुत ज़्यादा होती है, पानी कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण जो डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं वो अपने आप को एडाप्ट कर लिए होते हैं, अनुकूलित कर लिए होते हैं। अनुकूलित इस तरीके से करते हैं चूँकि अभी आपको पहले मैंने बताया था कि जो वाटर का लॉस होता है प्लांट से, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो लीव्स हैं उसके नीचे के जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उससे वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में हीट ज़्यादा है, उसके वजह से अगर प्लांट होगा तो उसमें ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो लीव्स को अपना छोटा कर देते हैं या लीव्स को ख़त्म ही कर देते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो और वाटर को वो सेव कर सके। डिजर्ट में जो प्लांट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम के द्वारा, तनों के द्वारा ही किया जाता है। मतलब वहाँ पे पत्तियों के द्वारा बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। अब जो स्टेम होता है डिजर्ट वाले प्लांट में, वो भी चिपचिपे पदार्थ से, एक वैक्सी पदार्थ से जो है कवर्ड होते हैं। उनके स्टेम्स इसलिए वैक्सी पदार्थ से कवर्ड होते हैं ताकि स्टेम से भी वाटर का लॉस ना हो, स्टेम से भी वाटर के लॉस को बचाया जा सके। रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू सॉयल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब जाहिर सी बात है, जब डेजर्ट में रेगिस्तान ही है, रेगिस्तान में बालू ही बालू है, तो पानी कहाँ से प्लांट को मिलेगा। तो उनकी जड़ों को उनकी जड़ें ऐसी अडॉप्ट की रहती हैं कि वो धरती के अंदर बिल्कुल गहराई तक जा सकें और वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। अब माउंटेन रीजन की बात करते हैं। ट्रीज हैव, तो माउंटेन रीजन में है ट्रीज आर कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपी ब्रांचेज। तो माउंटेन रीजन में क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं वो कोन शेप के होते हैं, कोन जैसे इसलिए बने होते हैं ताकि उसके ऊपर अगर बर्फ़ गिरे तो फिसल कर नीचे गिर जाए। अगर कोन शेप के नहीं होते तो बर्फ़ गिरती, तो बर्फ़ के गिरने से वो पत्तियों पे जमा होती, पत्तियाँ टूट जाती या फिर ब्रांचेज भी टूट सकती थी। इसलिए वो अपने आप को अडॉप्ट किए और कोन जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किए ताकि बर्फ़ गिरे और फिसल कर नीचे चली जाए। लीव्स और सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक, help snow to slide off easily, have thick skin और fur to protect them from cold। तो ट्रीज़ में क्या होता है, मोटी उसकी परत जो ऊपर की होती है बहुत ही मोटी होती है ताकि कोल्ड से वो बच सकें। और आपको पता भी है कि माउंटेन रीजन में जो जीव रहते हैं, जैसे याक की बात करें तो याक के शरीर पे क्या होता है, बहुत लंबे लंबे बालें होती हैं। तो लंबे बाल इसलिए क्योंकि ताकि हीट उसके अंदर क्या हो, स्टोर हो सके और उसको ठंडी ना लगे।
ग्रासलैंड क्या है? अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड। तो लायन कहाँ रह सकता है? एक फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि लायंस लिव्स इन अ, तो ऑप्शन आपको देगा ग्रासलैंड, डेजर्ट या फिर ऐसे करके देगा, तो आपको ग्रासलैंड ही लगाना है। एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। तो डियर जैसे एनिमल्स को वो हंट भी करता है। अब एक वर्ड है हमारे पास प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या है? प्रेडेटर उस जीव को कहते हैं जो अपना भोजन शिकार से प्राप्त करता है। अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? शिकार से। अब सम एक्वेटिक हैबिटेट देखते हैं। ओशन की बात हम लोग करते हैं, तो ओशन में हमारे स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस रहते हैं। और स्क्विड और ऑक्टोपस में कोई भी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर का मतलब वो मछली जैसे नहीं होते। एक ऑक्टोपस को देखोगे तो बीच में एक बहुत ही बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके 8 पाँव निकले रहते हैं, 8 टेंटिकल्स निकले होते हैं। तो वो फिश जैसा तो होता नहीं है। लेकिन जो ऑक्टोपस है या जो स्क्विड है, ये सतहों पे तैरते नहीं हैं। ये समुद्रों में तली पे रहने वाले जीव हैं, तल के पास रहने वाले जीव हैं। इसलिए वो उनके पास 8 टेंटिकल्स हैं जो तली पर मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर बना होता है। डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन और वेल्स में कोई गिल नहीं होता। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉल्फिन और वेल्स किस बॉडी पार्ट के द्वारा सांस लेते हैं? तो नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, और ब्रीदिंग मतलब हवा का अंदर या बाहर करना। तो हम नाकों से जो हवा अंदर या बाहर ले रहे हैं, केवल हवा अंदर और बाहर लेने के प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेशन नाक से हवा लेने के बाद वो कहाँ कहाँ जाता है, हवा से क्या क्या अलग होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और फिर उसको निकालते हैं, यहाँ तक का प्रोसेस कहलाएगा रेस्पिरेशन। लेकिन केवल हवा अंदर जाना और बाहर जाना, इसको हम बोल देते हैं ब्रीदिंग। स्टिमुली क्या है? व्हाट इज स्टिमुली? एक वर्ड है स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या है? चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अ रिस्पॉन्ड टू देम इज आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब हमारे आसपास वातावरण में कोई ऐसा बदलाव जिसका हम कोई रिस्पॉन्स दें, जिसके कारण हम कोई रिएक्ट करें, उसे हम लोग स्टिमुली कहते हैं। हम बोलते हैं ना स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब कोई चेंज ऐसा करना और चेक करना कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिमोसा। तो मिमोसा का मतलब होता है टच मी नॉट। जो छुई मुई का पौधा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिमोसा। मिमोसा का मतलब होता है टच मी नॉट, छुई मुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन में जाहिर सी बात है, जो भी प्लांट है, एनिमल है, वो अपने वेस्ट मटेरियल को, जो कुछ भी उसके अंदर बचता है, उसको निकालता है। यही प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन में पिन होल कैमरा का स्ट्रक्चर होता है। पिन होल कैमरा में क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा बॉक्स लेते हैं, उसमें एक छोटा सा छेद कर देते हैं। उस छेद को हम रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के सामने, तो उसका एक उल्टा डायग्राम बन जाता है, तो उसे पिन होल कैमरा बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं मैग्नेट्स। हाउ दिस वर डिस्कवर्ड। तो शेफर्ड नेम्ड मैग्नीज। शेफर्ड का मतलब एक भेड़ चराने वाला था। शेफर्ड था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था मैग्नीज। वो एंशिएंट ग्रीस में रहता था, तो मैग्नीज ने ही जो है मैग्नेट की खोज की थी। सच नेचुरल रॉक्स आर नोन एज मैग्नेटाइट। तो नेचुरल ऐसे नेचुरल रॉक, प्राकृतिक रॉक जो जिसमें ऐसा गुण हो कि वो लोहे से बने पदार्थ को अपनी तरफ खींचे, उसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। Emperor in China name Hong Ti chariot with स्टैचू ऑफ लेडी ऑलवेज एक्सटेंडेड आर्म इन डायरेक्शन टुवर्ड साउथ। तो चाइना में एक एम्परर था जिसका नाम था होंग टी। तो उसके पास एक ऐसा रथ था, ठीक है, ऐसा बग्गी था जिसके ऊपर एक लेडी लगी रहती थी, और लेडी इस तरीके से लगी रहती थी कि उसकी उंगली जो है, उसका आर्म जो है, हमेशा ही साउथ की दिशा में शो करता था। अब ये तुमको पता है ये कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ भी होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ भी होता है। तो मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कंपास में यूज होता है। तो कंपास में क्या होता है? एक नेचुरल मैग्नेट का ही उपयोग उसमें कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि जियोग्राफिकल मैग्नेट के डायरेक्शन के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो डायरेक्शन शो कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाटर। यूटेंसाइल का मतलब होता है बर्तन। थोड़ा इसका मीनिंग समझते रहिए। वाटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वाटर H2O होता है। ये पीने के काम आता है, धोने नहाने के काम आता है। अब देखिए एक टर्म है वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थ वॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। तो अर्थ वॉर्म को हम फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं,
ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो अर्थवर्म या केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट यानी खाद को तैयार करना ही वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ। जो लाल वर्म या केंचुए होते हैं उनमें कोई दांत नहीं पाया जाता है। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो अर्थवर्म है वो किस तरीके से फूड को खाते हैं, किस माध्यम से फूड को चबाते हैं। तो उनमें टीथ नहीं होता, उनमें होता है एक स्ट्रक्चर गिजार्ड, और गिजार्ड के थ्रू वो क्या करते हैं, खानों को चबाते हैं। तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया, पूछ सकता है आपसे। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये वही स्टोमेटा है जिससे ट्रांसपिरेशन हो रहा था। इसी छिद्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा जो लीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, कहाँ से, तो एयर से। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। तो ये पोर्स गार्ड सेल के द्वारा सराउंड होती हैं। अब सेल को अगर देखें अगर सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल के बीचों बीच में होता है एक न्यूक्लियस, और सबसे बाहर देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन है, परत है। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। हमारे पास अमरबेल का एक पौधा है, येलो वायरी ब्रांचेस निकले होते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो अमरबेल क्या करता है, एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पेड़ों पे चिपका रहता है और ये पैरासाइट की तरीके से वर्क करता है। ये अपना फूड जिस पौधे या जिस पेड़ से चिपका रहेगा, जिस पेड़ पे चढ़ा रहेगा, उसी से वो अपना पोषण लेता है। और अमरबेल को बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट या पैरासाइट इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेप्रोट्रॉप्स। ये क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफ ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं जो मरे हुए पौधों और प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इस तरीके का न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर से सुनिए, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन या पोषण मरे हुए पौधों या जीवों से प्राप्त करे। उदाहरण के लिए सेप्रोट्रॉफ का जो एग्जांपल होगा वो फंगी और मशरूम होगा। उदाहरण पूछ सकता है फंगी और मशरूम सार, तो ये सेप्रोट्रॉफ हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सिम्बायोसिस। ये क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर shelter and nutrition. Example, certain fungi live inside the root of a plant. The plant provide nutrition to the fungi and in return the fungi provide water and certain nutrients. तो देखो सिम्बायोसिस का मतलब साथ साथ रहना, सहजीविता बोलते हैं जिसे। सहजीविता का मतलब जैसे मम्मी पापा साथ रहते हैं, हम लोग फैमिलीज़ में साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कभी किसी को हार्म नहीं करते, हाँ, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके का जो लिविंग रिलेशनशिप होगा वो सिम्बायोसिस होगा। इसी प्रकार से कुछ फंगस पाए जाते हैं प्लांट के रूट्स में। वो फंगस क्या करते हैं, प्लांट को हार्म नहीं करते। वो फंगस क्या करते हैं, जो सॉयल है उससे आसानी से पानी को सोख लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं, उसको प्लांट को दे देते हैं। और प्लांट क्या करता है, उस न्यूट्रिशन से भोजन बनाकर उसे फंगी को दे देता है। इस तरीके से दोनों का जीवन चलता रहता है। उसी तरीके से एक वर्ड हमारे पास है, हमारे पास लाइकेन। लाइकेन जो है वो एल्गी और फंगी से मिलकर बना होता है। एल्गी और फंगी एक साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं, और ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन किस तरीके का लाइफ है, तो सिम्बायोसिस लाइफ है। बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है, उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में और इसे देता है प्लांट को। प्लांट फूड बनाता है, फूड दे देता है उस बैक्टीरिया को। तो राइजोबियम और जो ल्यूमिनस यानी दलहनी प्लांट हैं उसके बीच में जो रिलेशन है उसे बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो भोजन को मुंह से चबाता है, खाता है, पेट में लेता है, पेट में लेने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन सिंपल फॉर्म में होगा और सिंपल फॉर्म में उसको हम लोग पचा लेते हैं। अब देखो, अनयूज सब्सटेंस डेफिकेटेड का मतलब मल त्याग करना, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है। मुंह का मतलब, मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, या ओरल कैविटी भी बोलते हैं, या माउथ कैविटी भी बोलते हैं। मुंह को क्या बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड में? बकल कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। उसके बाद वो फूड चबाने के बाद हमारे गले से होते हुए गले के पाइप से होते हुए अंदर जाता है। तो जो गले का पाइप है उसे बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। फूड पाइप या ईसोफेगस। ईसोफेगस से जाने के बाद तीसरे नंबर पे वो पहुंचता है स्टमक। स्टमक मतलब अमाशय में पहुंचता है, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें HCl सेक्रेट होता रहता है। अब उसके बाद जो फूड होता है वहाँ पे पचने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूड का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पचा हुआ भोजन है उससे न्यूट्रिएंट ले लिए जाते हैं। उसके बाद इसको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट है हमारे फूड में बचा हुआ, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर रेक्टम में जाता है, फिर एनस के थ्रू इसको डेफिकेट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्टार फिश के बारे में देखते हैं। स्टार फिश फीडिंग क्या होती है? ईट्स फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो स्टार फिश है वो ऐसे जीवों को खाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने शेल से कवर होते हैं। अब कैसे पकड़ती है स्टार फिश, कैसे खाती है? आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पुप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड। तो स्टार फिश में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ये शेल को पहले तोड़ती है। शेल को तोड़ने के बाद शेल के अंदर जीव का मुलायम पार्ट या सॉफ्ट पोर्शन होता है। उसे कैसे स्टार फिश खाती है? तो वो अपने स्टमक को माउथ से बाहर की तरफ ढकेल देती है और डायरेक्ट स्टमक ही उस सॉफ्ट एनिमल को अपने अंदर ले लेता है। अब मिल्क टीथ की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में क्या होता है? मिल्क टीथ में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मिल्क टीथ 6 से लेकर 8 साल की उम्र में गिर जाता है। टीथ में 4 तरीके के टीथ होते हैं। मोलर होता है, प्री मोलर होता है, केनाइन होता है, इंसीजर होता है। इसमें कितने जोड़े टीथ होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। मोलर जो होता है वो 3 जोड़ी होता है, प्री मोलर हमारे पास 2 जोड़ी होता है, और हमारे पास केनाइन 1 जोड़ी, इंसीजर भी 2 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है। अब टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके मतलब दांत का टूटना। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक्स डाउन द शुगर इनटू एसिड। हमारे मुंह में अगर कोई शुगर है, मान लो बच्चे जो कैंडी खाते हैं तो उनसे हम बोलते हैं कि ब्रश करके बैठो नहीं तो मुंह सड़ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तोड़ते किसमें? एसिड के फॉर्म में। एसिड क्या करता है? एसिड ही हमारे दांतों को तोड़ने लगता है या डैमेज करने लगता है। देखो 2 वर्ड हमारे पास उपस्थित है, विंड पाइप है एक और फूड पाइप है। तो समझने की बात है, विंड पाइप नाक से लेकर लंग तक का जो एक रास्ता है उसे विंड पाइप बोलेंगे, और हमारे मुंह से लेकर इंटेस्टाइन तक का जो रास्ता है उसे हम बोलेंगे फूड पाइप। देखो ड्यूरिंग स्वेलिंग फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप। तो जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो नाक वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लोज हो जाता है, ताकि हमारा जो फूड है वो निगलते समय हमारे फेफड़े में ना पहुंच जाए। इसके लिए वो एक वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर बना होता है और जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाता है। अब अगर हम बात करें मुंह में बिल्कुल चबाए हुए भोजन के बारे में, मुंह में बिल्कुल चबाए हुए भोजन के बारे में, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले देखिए, ये देखिए ये टंग है हमारे पास। टंग का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे आगे वाला पोर्शन है वो स्वीट यानी मीठे को सेंस करता है, और उसके ऊपर जो बीच वाला पोर्शन है वो सॉल्ट को मेज़र करता है। बगल वाला जो पोर्शन है वो सोर यानी खट्टे को मेज़र करता है, और सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है वो बीटर को मेज़र करता है। स्टमक में देखते हैं। द स्टमक थिक वॉल्ड बैग जे शेप्ड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है, उसकी वॉल बहुत बड़ी होती है,
इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, स्टमक में जो अंदर की लाइनिंग या परत होती है वो म्यूकस को सेक्रेट करती है। म्यूकस इसलिए सेक्रेट करती है ताकि म्यूकस पूरे स्टमक को कवर कर ले, और उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक को ही ना डाइजेस्ट करने लगे, क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस भी उसमें सेक्रेट होती हैं। HCl का काम क्या होता है, वो बैक्टीरिया को मारता है और माध्यम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि माध्यम जब तक एसिडिक नहीं होगा तब तक उस पर जो है हमारी एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगी। एंजाइम को वर्क करने के लिए माध्यम का एसिडिक होना आवश्यक है, तभी भोजन को एंजाइम्स पचा पाती हैं। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे पेप्सिन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, मतलब कॉइल के फॉर्म में होता है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। तो इसमें लीवर और पेनक्रियाज से आने वाले डाइजेस्टिव जूसेस मिलती हैं। इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल भी जूस को सेक्रेट करता है, यानी डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस। लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल फैट के डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइल क्या किस फूड एलिमेंट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो आप ऑप्शन लगाओगे फैट। द पैनक्रियाज क्रीम कलर्ड का ग्लैंड होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। अब कैसे वर्किंग ऑफ स्टमक डिस्कवर हुआ था, तो एलेक्सिस ST मार्टिन नाम का एक बंदा था, ठीक है। वो बंदूक से उसको गोली लग गई। अमेरिकन जो डॉक्टर थे विलियम बॉरमॉट, तो वो जब देखे गोली लगा हुआ देखे तो उसके अंदर उनको छिद्र दिखा, छिद्र से उनको अंदर का स्ट्रक्चर दिखा, तो वहाँ से जो है स्टमक उनको दिख गई। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब भोजन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन जो होता है हमारे पास, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड पहुंचता है वो बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुका होता है, सिंपलर पार्ट्स में टूट चुका होता है। अब वहाँ से ब्लड वेसल में यानी रक्त शिराओं में जो है फूड डायरेक्ट पहुंचाने का प्रोसेस हो सकता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटर स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड विली। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सतह पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे हजारों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विली बोलते हैं। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो विली इसलिए निकले होते हैं ताकि सरफेस एरिया, ओवरऑल रिजल्टेंट सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाए, ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगे। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज इज ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, फूड जब पचता है तो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो टूट चुका होता है, बिल्कुल ही ब्रेकडाउन हो चुका होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद वो ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है, बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। वहाँ पे बॉडी पार्ट्स में वो फिर क्या करता है, ग्रो करता है, निर्माण करता है और एनर्जी को प्रदान करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास जो होता है वो वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। वाइडर का मतलब ये चौड़ा होगा और छोटा होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो पतला और लंबा होता है 7.5 मीटर का। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर यानी चौड़ा होगा, शॉर्टर मतलब यानी छोटा होगा लेंथ में। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड पचना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पच ही चुका होता है। अब जो नहीं पचा हुआ फूड है वो अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो पचा हुआ भोजन, जो भोजन पचा नहीं है उसमें से पानी और जो सॉल्ट बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर। तो और लार्ज इंटेस्टाइन जब अपना वर्क कर लेता है तो बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम में भेज देगा। रेक्टम में वह सेमी सॉलिड के रूप में, जैसे जिसे हम लोग सुबह मल के रूप में त्याग देते हैं, डेफिकेट कर देते हैं, उसके फॉर्म में बना रहेगा।
द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो जो वेस्ट मटेरियल हम अपने शरीर से निकालते हैं सुबह के वक्त, इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, अब ऐसे एनिमल जो ग्रास को खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। काउ स्वेलोज ग्रास क्विकली एंड स्टोर्स इट इन स्टमक कॉल्ड रूमेन। तो काऊ क्या करती है, काऊ जब ग्रास को खाती है तो ऐसा नहीं करती कि वो उसको पहले चबाए, ग्रास को मुंह से तोड़ती है, उसको डायरेक्ट स्वेलो यानी निगल लेती है, और पेट में एक स्ट्रक्चर होता है र्यूमेन होता है, र्यूमेन में उसको स्टोर कर लेती है। मतलब गाय घास को चबाती नहीं है, पहले वो उसको खाते समय उसको निगल लेती है डायरेक्ट, और पेट में र्यूमेन में वो स्टोर हो जाता है। हियर फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड कॉल्ड कड। अब र्यूमेन में जो घास गई हुई है वो घास पार्शियल रूप से डाइजेस्ट होती है, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली, मतलब गीला गीला स्ट्रक्चर बन चुका होता है। बट लेकिन बाद में क्या करती है गाय, जब उसको खाली समय मिलता है तो वहाँ बैठी रहती है, तो र्यूमेन से लंप मतलब छोटे छोटे पोर्शन में र्यूमेन से जो है वो घास मुंह में आता है और मुंह से वो उसको चबाती रहती है। तो आप देखते होंगे कि गाय खाली समय में बैठी रहती है तभी मुंह को चबाती रहती है, जैसे पगुराना बोलते हैं, ठीक है। और ये पगुराने एक मतलब देहाती लैंग्वेज है पगुराना, तो मुंह को चलाना, तो इसी को बोलते हैं र्यूमिनेशन बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गाय जब घास को खाती है तो घास को मुंह से चबाती नहीं है, डायरेक्ट स्टमक में ले लेती है, स्टमक में एक स्ट्रक्चर होता है र्यूमेन, उसमें स्टोर कर लेती है। गाय को जब खाली समय मिलता है उस समय र्यूमेन से बड़े बड़े लम्स घास के आते हैं मुंह में वापस, और उसको वो चबाती रहती है और फिर उसको निगलती है और फिर जाके पाचन होता है। Animal like horse, rabbit also have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and small intestine. तो देखो हॉर्स और रैबिट में भी एक लार्ज बोरे जैसा, लार्ज एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो किसके बीच में होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जिसे हम सीकम के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, इस सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है, सेलुलोज यहीं पे पचता है और हेल्प करता है कुछ बैक्टीरिया को विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझो, मैं समझाता हूँ। जो हमारा हॉर्स है या रैबिट है उसमें भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, और ये क्या करता है, सीकम सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। और सीकम कैसे हेल्प करेगा, तो सीकम में उपस्थित होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो मानव में नहीं पाए जाते, और वो केवल पाए जाते हैं हॉर्स और रैबिट जैसे जीवों में। और वो बैक्टीरिया जो सेलुलोज है उसको पचाते हैं, और कहाँ पचाते हैं, सीकम में, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पे है, सीकम में। फॉडर का मतलब होता है चारा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो अमीबा में जो फीडिंग होती है जानते हो, कूटपाद, मतलब फॉल्स लेग्स पाए जाते हैं उसके पास। वो क्या करता है, अमीबा फूड के पास जाता है और फॉल्स स्ट्रक्चर निकालता है, उसके अंदर उसको असिमिलेट कर लेता है। आगे आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और फिर से फाइबर और फैब्रिक हम देखने जा रहे हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और याक, शीप और याक के हेयर से जो है वूल प्राप्त होता है। शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। अब देखो, तो जो हमारे पास शीप है तो शीप में 2 तरीके का फाइबर मिलेगा, उसके बालों से 2 तरीके से फाइबर मिलेगा। एक शीप के दाढ़ी वाले पोर्शन से मिलेगा। दाढ़ी वाले पोर्शन में क्या होता है कि जो बाल होते हैं बहुत ही कड़े होते हैं, और मुलायम जो भाग होता है, मुलायम का मतलब जो सॉफ्ट अंडर हेयर होता है, मतलब पेट के पास जो बाल होता है वो मुलायम बाल होगा, तो वो एक पोर्शन होगा। मतलब 2 तरीके का बाल शीप से मिल रहा है, एक दाढ़ी वाला बाल जो कि खुरदुरा होगा, बहुत ही कड़ा होगा, ठीक है, और मुलायम वाला भाग जो कि पेट के पास होता है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो अंगोरा वूल है वो अंगोरा गोट से मिलता है, और ये अंगोरा गोट जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, द सॉफ्ट अंडर आर्म ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट वुवेन इंटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल का नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो पश्मीना शॉल गोट के हेयर से बनता है, ठीक है, और उसका अंडर फर होता है। अंडर फर का मतलब पेट वाला फर होता है, वो मुलायम बाल होता है, और ये कश्मीरी गोट है पश्मीना, और इसी से बनता है पश्मीना शॉल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। और ये पश्मीना शॉल जो है वो गोट से बनता है, तो गोट का जो स्पेसिफिक नाम है वो है चंगथांगी गोट ऑफ लद्दाख, चंगथांगी गोट ऑफ लद्दाख।
फर या जिसे हेयर बोलते हैं, फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज यूज्ड एज वूल। तो कैमल के शरीर पे भी जो फर होता है उससे भी वूल बना सकते हैं। लामा, अल्पाका साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, लामा और अल्पाका साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इससे भी वूल मिलता है। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल्स कैसे होता है? स्टेप 1 में होता है द फ्लीस ऑफ शीप एलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि जो शीप है उसके शरीर से बाल को हम लोग थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ, मतलब पतले लेयर ऑफ स्किन के साथ रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को शीयरिंग बोलते हैं। तो शीयरिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें किसी शीप के शरीर से बाल को अलग किया जाता है। स्टेप नंबर 2 है sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. scouring क्या होता है? तो जो बाल हम शीप के शरीर से निकाल लेते हैं उसको हम लोग टैंक्स में ग्रीस डस्ट को रिमूव करने के लिए धोते हैं। तो ये धोने का प्रोसेस स्काउरिंग कहलाता है। स्काउरिंग, शीयरिंग किसे बोलते हैं? बाल को अलग करना शीप से। स्काउरिंग क्या होता है? उस बाल को धोना, उससे डर्ट को अलग करना। फिर नेक्स्ट स्टेप है शॉर्टिंग। तो हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। अब मैंने बताया था आपको पहले कि दाढ़ी के पास जो बाल होता है वो खुरदुरा और कड़वा होता है, और पेट के पास जो बाल होता है मुलायम होता है। तो अलग अलग तरीके का जो क्वालिटी का बाल है उसको अलग अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट उसको शॉर्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फाइबर आर स्कॉर्ड अगेन। स्कॉर्ड अगेन, फाइबर्स को जब हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर से स्कॉर्ड करते हैं। स्कॉर्ड का मतलब होता है फिर से उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद उन बालों को डाई किया जाता है। फिर फाइबर को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, कॉम कर लेंगे और रोल कर लेंगे, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग शॉर्टर गॉट इन्फेक्टेड बाई अ बैक्टीरिया एंथ्रेक्स विच कॉजेज फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। शॉर्टर का मतलब जो बाल की छटनी करता है या बाल जो शीप से मिली हुई बाल है उस बाल पे प्रोसेस करता है, उसको एक डिजीज़ होने की संभावना होती है जिसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, और इस डिजीज़ को शॉर्टर्स डिजीज़ बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शॉर्टर्स डिजीज़ क्या होता है? तो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो वूल की शॉर्टिंग कर रहे कर्मचारियों में होता है, और ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अब सिल्क के बारे में बात करते हैं। तो सिल्क में क्या होता है? सिल्क में फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो अंडे देती है, फिर अंडे से लार्वा निकलते हैं और इन लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। कैटरपिलर्स, ठीक है, जो है बड़े होते हैं, बड़े होकर ये बना देते हैं प्यूपा। अब प्यूपा क्या करता है? प्यूपा अपने आसपास एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और फिर क्या करता है? अपने सर को इसके अंदर घुसा देता है और उसी पे अपने शरीर से स्लाइमी लिक्विड निकालते हुए उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में घूमता रहता है, ताकि जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है वो उस स्लाइमी सब्सटेंस से भर जाए। और भरने के बाद फिर क्या करता है? एक प्रोटीन निकालता है। इस प्रोटीन से वो स्ट्रक्चर फिर सॉलिड हो जाता है, ठीक है, और हवा के संपर्क में आने से वो कड़ा हो जाता है। उसी के अंदर वो जो हमारे पास क्या था, जो प्यूपा था, वो कैद हो जाता है, ठीक है। अब जो वो बाहर का कवर है ना, उसी कवर से हमको सिल्क मिलता है, ठीक, कि जो केविंग है, बाहर का कवर है, उसी से हमको सिल्क मिलता है, जिसे ककून बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं। ककून किसे बोलते हैं? जो हमारे पास प्यूपा है वो अपने आसपास शरीर पे जो कवर बना लिया है प्रोटीन सेक्रेट करके, उसी कवर को ककून बोलते हैं। अब क्या स्टेप को देख लो। एग होता है, एग के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद कैटरपिलर प्यूपा बनाएगा, प्यूपा बनाएगा कवरिंग को बोलते हैं ककून, ककून से मिल जाएगा हमको सिल्क। मोस्ट ऑफ कॉमन मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। तो मलबरी मतलब शहतूत पे जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क का कीड़ा, उसे मलबरी सिल्क मॉथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लिटमस एक पदार्थ है। लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है, और इसका नेचुरल जो कलर होगा वो पर्पल कलर होगा। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है? तो इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। और किससे मिलता है लिटमस? तो लाइकेन से मिलता है। लाइकेन में प्रॉपर्टी ये होती है कि एसिड में डालने पे ये रेड हो जाएगा और बेस में डालने पर ब्लू हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस, जो कि एसिड में लाल रंग शो करता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है। दूसरे नंबर पे नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास टर्मरिक है। टर्मरिक क्या करता है? टर्मरिक बेस की कंडीशन में रेड कलर शो करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है चाइना रोज़। चाइना रोज़ में क्या होता है? इसे बोलते हैं गुड़हल पेटल। तो ये एक्सट्रैक्टेड इन द वाटर, दिस वाटर शोज
टर्न्स डार्क पिंक फॉर एसिडिक एंड ग्रीन फॉर बेसिक। तो जो चाइना रोज के पेटल से जो हम कलर निकालते हैं वो कलर पानी में मिलाकर फिर रख देंगे, और जब एसिड में मिला देंगे तो एसिड में वो डार्क पिंक कलर शो करेगा। मतलब चाइना रोज एसिड में डार्क पिंक कलर शो करता है और बेस के लिए ग्रीन कलर शो करेगा। अब एसिडिक रेन की प्रोसेस को देखते हैं। रेन टर्न्स इनटू एसिड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो एसिड है वो रेन में फॉर्म होता है और एसिड रेन होने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है फेनोल्फिन। फेनोल्फिन क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करेगा, एसिडिक में वो रिमेन कलरलेस रहता है। फेनोल्फिन एसिडिक में डाल देंगे तो कलरलेस रहेगा, जैसा कलरलेस है वैसे ही रहेगा, और बेस में पिंक कलर होता है। फेनोल्फिन का जो फार्मूला है वो C20H14O4 होता है। रस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना आवश्यक है, किसी एक के होने से रस्टिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। वेदर क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, etc इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। ठीक है, वेदर क्या होता है, डे टू डे कंडीशन एटमॉस्फेयर का होता है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, बारिश, हवा की गति को कंसीडर करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक एनिमल में जो एक्सक्रीशन है यानी उत्सर्जन है वो अमोनिया के रूप में होता है। मतलब जो जलीय जीव हैं वो अमोनिया के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं जो कि पानी में मिल जाता है। लैंड एनिमल, बर्ड, लिजार्ड या स्नेक, चिड़िया की बात करें, लिजार्ड की बात करें, स्नेक की बात करें तो सेमी सॉलिड वाइट कलर में एक्सक्रीट करते हैं और वो यूरिक एसिड होता है, वो यूरिक एसिड होता है। ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, और प्लांट्स में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू सेक्सुअल असेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे, असेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य तरीके से, अन्य विधि से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल में हमने देखा कि गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, बिना सीड की आवश्यकता के ही जो है नए पौधों को ये जन्म दे देते हैं असेक्सुअल प्लांट में। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का तरीका है इसमें न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, तो नए पौधे सीड के द्वारा ही मिलते हैं। ब्रायोफाइलम होता है, स्प्राउट लीफ प्लांट जिसे बोलते हैं ब्रायोफाइलम, स्प्राउट लीफ प्लांट। इसमें क्या होता है, हैज़ बर्ड इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो लीफ का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही है ब्रायोफाइलम, और ब्रायोफाइलम में जो लीफ है उसके मार्जिन यानी किनारों पर ही छोटे छोटे पौधे के स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं जमने। एल्गी जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, इनमें क्या होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ब्रायोफाइलम है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें किसी भी सीड की आवश्यकता नहीं है, जो इसकी पत्ती है उस पत्ती के किनारों से ही नए प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। एल्गी है, एल्गी में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। एल्गी छोटे छोटे भागों में टूटता है और छोटे छोटे भागों में टूटने के बाद न्यू बेबीज़ को जन्म देता है। ईस्ट में भी बडिंग होता है, बडिंग का प्रोसेस आप देख सकते हो डायग्राम में। बडिंग में एक ईस्ट अपने से बड निकालता है, वो बड नए छोटे बच्चों में कन्वर्ट या छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। रूट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, रूट से भी नए पौधे जन्म लेते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो और डहेलिया का जो पौधा है इसमें उनके रूट से ही नए प्लांट्स जनरेट होते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं। फंगी स्पोर्स फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। फंगी में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से ही रिप्रोडक्शन होता है। और फंगी में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स इतने हल्के होते हैं कि हवा में ही इधर उधर उड़ते रहते हैं, और जहाँ जगह मिला वहाँ फंगी वो जनरेट हो जाता है या जम जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट प्लांट होगा वैसे ही प्लांट बिल्कुल ही बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो जो प्लांट की बात करते हैं तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन्स होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल होता है। स्टेमेन की बात करें तो स्टेमेन बना होता है फिलामेंट और एंथर से, और पिस्टल बना होता है ओव्यूल, स्टाइल और स्टिग्मा से।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फ्लावर्स विच कंटेन्स आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर हैं जो केवल स्टेमेन हो जिसके पास, या तो केवल क्या हो, पिस्टिल हो। ठीक है, तो कोई ऐसा फ्लावर है जिसके पास केवल या तो पिस्टल है या स्टेमेन है, दोनों नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब केवल एक सेक्स का होना, मतलब या तो केवल मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। अगर मेल पार्ट है तो उसे स्टेमेन बोलते हैं, स्टेमेन होना चाहिए केवल, और अगर फीमेल पार्ट है तो पिस्टल होना चाहिए। फ्लावर जिसके पास स्टेमेन और पिस्टल दोनों हो, एक ही फ्लावर में, एक ही पुष्प में स्टेमेन और पिस्टल दोनों का प्रोसेस हो, उसे बाइसेक्सुअल हम लोग बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल में एग्जांपल हो गया कॉर्न है, पपाया है, क्यूकुम्बर है। बाइसेक्सुअल में मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया है, पिटूनिया, ये एग्जांपल याद रखिएगा, पिटूनिया। एग्स आर फॉर्म्ड इन ओव्यूल। ओव्यूल में जो है एग्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल प्रोसेस में। मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो मेल और फीमेल जो गेमेट्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं जाइगोट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन का प्रोसेस देखिए, सुनिए ध्यान से। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखो, हमारे पास जो स्टेमेन है, स्टेमेन फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना होता है। तो एंथर के ऊपर क्या होता है, एंथर के ऊपर होता है पॉलन ग्रेन्स। एंथर के ऊपर होता है पॉलन ग्रेन्स। उस पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा यानी जो ओव्यूल है, हमारे पास देखो दो ऑर्गन था, हमारे पास स्टेमेन था और पिस्टल था। तो पिस्टल का जो स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा मतलब पिस्टल का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसके ऊपर एंथर से पॉलन ग्रेन का आना ही पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखिएगा, मैं इसको आपको फिगर के डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ। इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको स्टेमेन दिख रहा है और पिस्टल दिख रहा है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना है और पिस्टल जो है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा से मिलकर बना है। तो एंथर में होता है, देखो क्या, इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स इट प्रोड्यूस मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एंथर के ऊपर उपस्थित होता है, उसी से मेल गैमेट बनता है। तो जो पॉलिनेशन है वो एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन है उसका पिस्टल के ऊपर जो स्टिग्मा पार्ट है उस पर पहुँच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ये हो सकता है कि कोई मक्खी हो या मधुमक्खी हो जो एंथर पे बैठ जाए तो उसके पैरों में एंथर पे उपस्थित पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, और फिर वही अगर मधुमक्खी पिस्टल के ऊपर स्टिग्मा पे बैठती है तो स्टिग्मा पर उस चिपके हुए पॉलन ग्रेन को पहुंचा देती है, और यही प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन सेल रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। अब जो गैमेट्स हैं वो अगर फ्यूज़ होते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो वो बनाते हैं जाइगोट। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट बनने के बाद वो धीरे धीरे एम्ब्रियो या भ्रूण में डेवलप हो जाता है। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। After fertilization, the ovary grows into a fruit and other part of a flower fall off. अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी ग्रो करता है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो फ्लावर है वो फ्लावर गिर जाता है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहले फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद फूल में होता है क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो मिलते हैं और मिलके बना देते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद बन जाता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और भ्रूण के बनने के बाद जो फ्लावर के जो पंखुड़ियाँ हैं वो पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं और हमको मिल जाता है फल। तो सबसे पहले बनता है फूल। फूल में जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो से बन जाता है फल। और उसके बाद जो फ्रूट है, फ्रूट इज रिपेन ओवरी। तो फ्रूट जो पका हुआ ओवरी है उसे ही बोलते हैं फ्रूट। सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, और जो सीड है वो ओव्यूल से बनता है। सीड का डिस्पर्सन क्या है, अब सीड बन गया तो सीड का जो डिस्पर्सन है, डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर या एनिमल के द्वारा वो फैलता है।
अब देखिए, ज़ैंथियम एंड ओरिना सीड अटैच टू एनिमल बॉडी एंड कैरी एट डिस्टेंस। तो याद रखने वाली चीज़ है कि ज़ैंथियम और ओरिना ऐसे सीड्स होते हैं जो एनिमल की बॉडी से चिपक जाती हैं और उनके साथ दूर दूर तक ये ट्रेवल कर लेती हैं। ओडोमीटर क्या है? मेजर डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। व्हीकल के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको ओडोमीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। लाइट, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर किसी स्क्रीन पे इमेज हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसे रियल इमेज बोलेंगे। अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो हमारे प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज के नाम से हम लोग जानते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर डे हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय UN यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर डे। तो कहने का मतलब UN के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UN के द्वारा एक दिन में सामान्य रूप से कितना प्रिस्क्राइब्ड है वाटर का यूज़ करना, तो 50 लीटर पर डे प्रिस्क्राइब्ड है, या 50 लीटर को 2.5 बकेट भी बोल सकते हैं। 2.5 बकेट मतलब 2.5 बकेट बाल्टी एक दिन में आप यूज़ करिए, ये प्रिस्क्राइब्ड है। इतने से हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 0.006% ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर आर यूज़। तो धरती पे जितना भी वाटर है टोटल, अगर सॉल्ट वाटर, समुद्र वाटर या रिवर, नदी, ओशन, अंडरग्राउंड वाटर सबकी बात कर लें तो 0.006% ही हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। अब वाटर का जो प्रोसेस है हम वो देखते हैं। वाटर के प्रोसेस में हमारा जो धरती है उसके ऊपर हम अपना पंप लगाते हैं। पंप के नीचे हमको दिखता है एक वाटर टेबल। वाटर टेबल के भी नीचे आते हैं तो एक्वीफायर मिलता है। जो एक्वीफायर है वो किससे जुड़ा होता है? एक्वीफायर हमारा जुड़ा होता है समुद्र से, या जो बड़े स्ट्रक्चर है नदियों से जुड़ा होता है। उसके ऊपर वाटर टेबल है। वाटर टेबल क्या करता है? वाटर टेबल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करता है। मतलब जो पानी बरसात के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाती है वो वाटर टेबल में संचित हो जाती है। और हम जो बेसिकली जो भी डिगिंग करते हैं अर्थ में पानी को निकालने के लिए नल के द्वारा, वो हम वाटर टेबल से ही निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्या है इसको देखते हैं। 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा, 10,000 बिफोर कॉमन एरा पीपल वर नोमेडिक। नोमेडिक का मतलब इधर उधर घूमते थे, खाते पीते थे, रहते थे, बाकी कुछ नहीं सोचते थे। अब देखते हैं क्या है। सबसे नंबर पे है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है? तो सोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में बोया जाता है खरीफ का क्रॉप, जून टू सितंबर में बोया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है खरीफ के ऑयल में? पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। रबी क्रॉप में देखिए द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर मार्च में ये ग्रो किया जाता है। एग्जाम्पल होगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। स्टेप नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। फिर क्या होगा? सोइंग होगा। मतलब मिट्टी को पहले हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको जोतते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर उसमें खाद मिलाते हैं, फिर सिंचाई की जाती है, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, खरपतवार से उसकी सुरक्षा होती है, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये जो स्टेप है क्रॉप के फॉर्मेशन का, ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इस निम्नलिखित को राइट सीक्वेंस में अरेंज करिए। UPPSC में पूछ सकता है। तो इसमें पहले नंबर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है, फिर सोइंग है, फिर एडिंग मैन्योर है। सोइंग के बाद मैन्योर को ऐड करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर प्रोटेक्ट करेंगे खरपतवार से, फिर हार्वेस्ट करेंगे, फिर स्टोर करेंगे। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉयल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग। प्लॉइंग मतलब खेत जोतना, प्लॉइंग मतलब खेल जोतना। बिग क्लम्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। तो जब खेत जुतता है तो जुतते समय हम देखते हैं कि मिट्टी का बड़ा बड़ा चंक टूटा रहता है। जुते हुए खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा जो लंप होता है सॉयल का उसे बोलते हैं क्रम्स। हो सिंपल टूल यूज टू रिमूव वीड्स एंड लूजनिंग द सॉयल। तो सॉयल को लूज करने के लिए और उसमें से पतवार को निकालने के लिए जो टूल का यूज़ करते हैं उसे हो बोलते हैं, HOE हो। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? केमिकली रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे केमिकल जो किसी न्यूट्रिएंट्स की भरमार रखते हैं या उसमें प्रचुर मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, फर्टिलाइजर कहलाता है। फर्टिलाइजर में एग्जांपल है आपका यूरिया, अमोनिया सल्फेट। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सल्फर फॉस्फेट है, पोटास है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे जीव जो अपने हमारी आंखों से नहीं दिखते। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब देखिए, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो उन्होंने किण्वन की खोज लुइस पास्चर ने 1857 में की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलियम फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियन जो दवा हम यूज करते हैं, पेनिसिलिन यूज करते हैं, वो पेनिसिलियम फंगस से बना होता है और पेनिसिलियम फंगस की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स चेचक की दवा को खोजा था 1798 में। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे छोटे जीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों में रोग फैलाते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। अब देखिए, जो डिसेंट्री या मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। डिसेंट्री मतलब पेचिस, मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और टाइफाइड और टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि टाइफाइड किस जीव के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी। तो अब बैक्टीरिया के द्वारा होता है टीबी। डिसेंट्री, पेचिस और मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है वो प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ को कैरी करती है, जो मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। फीमेल एडीज स्प्रेड डेंगू। तो फीमेल एडीज जो है डेंगू को फैलाती है। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड बैक्टीरियम, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज एंथ्रेक्स डिजीज़। जो एंथ्रेक्स डिजीज़ था जिसे हम क्या बोलते थे, हम एक डिजीज़ के नाम से जानते थे जिसे वेबर्स डिजीज़ बोलते थे। वेबर्स डिजीज़ जो वूल को सेपरेट करते थे, ठीक है, उसका जो उसको साफ़ करते थे, तो उनको जो रोग होता था उसे एंथ्रेक्स डिजीज़ करते थे। वो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होता था और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। पास्चराइज्ड मिल्क हीटेड to about 700 Celsius for 15 to 30 सेकेंड आफ्टर सडन चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो पास्चराइज मिल्क किसे बोलते हैं, तो मिल्क को 700 डिग्री सेल्सियस के लिए पहले 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं अचानक से, और फिर अचानक इसको ठंडा कर लेते हैं और पैक कर देते हैं, जिससे जो उसमें जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। सिल्क वॉर्म कहाँ से लाए गए थे भारत में, तो चाइना से। सिल्क वॉर्म चाइना से भारत में लाए गए थे। फाइबर क्या है, कॉटन इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन है वो सेलुलोज का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कॉटन है वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज से। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज किससे बना है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट के मिलने से। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है, रेयॉन है हमारे पास। सिंथेटिक फाइबर जो कि नेचुरल तरीके से नहीं मिलता, जिसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसमें पहले नंबर पर है रेयॉन। ये वुड पल्प यानी पेड़ के छिलके से प्राप्त होता है, वुड पल्प से। इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है द रेयॉन इज नोन एज, तो ये आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉलीमर हमारे पास है आर्टिफिशियल पॉलीमर नायलॉन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो जो हमारा नायलॉन है वो कोल, वाटर और एयर से बनाया जाता है। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है ये कहलाता है। नायलॉन से बने हुए जो पदार्थ हैं वो हैं सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन, यानी कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दे। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलीन जो होता है ये क्या है, ये टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलीमर। पीईटी क्या है, पॉलीएथिलीन टेट्राफिथलेट। इसको देख लेना, रीड कर लेना, जो भी रीडिंग है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही अभी। पॉलीथाइलीन टेलरेप्थलेट। तो ये पॉलिएस्टर यूज टू मेड बॉटल, जार और यूटेंसाइल को यूज़ करने के लिए पेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पीटी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसको बॉटल, जार्स और यूटेंसाइल यानी बर्तन को बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉलिएस्टर। ये एस्टर के यूनिट से मिलकर बना होता है। और एस्टर ऐसा केमिकल है जो फ्रूट्स को उनके स्मेल को देता है। तो फ्रूट्स में जो उनका स्मेल आता है वो स्मेल एस्टर की वजह से ही आता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एक्रिलीन क्या होता है, आर्टिफिशियल ऊल होता है। एक्रिलीन इज नोन एज आर्टिफिशियल ऊल, सिंथेटिक फाइबर और चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाई अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जो भी सिंथेटिक फाइबर है वो किससे बना होता है, तो पेट्रोकेमिकल से बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो गया। उसके बाद आया हमारे पास प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हम जानते हैं पॉलीथीन के नाम से, पॉलीएथिलीन
इसमें दो प्रकार के प्लास्टिक मिलेंगे, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको हीट करने पे वो मुलायम होते हैं और ठंडा करने पे हार्ड हो जाते हैं, और दोबारा उनको फिर गर्म करें तो फिर मुलायम होंगे, फिर ठंडा करने पे हार्ड होंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर एक बार हम गर्म करते हैं तो वो मुलायम हो जाता है, फिर वो जब ठंडा होके कड़ा होता है तो फिर उसको गर्म करने पे फिर मुलायम नहीं होता। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के हैं। थर्मोप्लास्टिक में पीवीसी और पॉलीथीन एग्जाम्पल हो गया, थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलामाइन हो गया। अब मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को समझते हैं। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रस्ट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कॉपर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम तो डल ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। कॉपर को अगर हम मॉइस्ट एयर में, नमी वाले एयर में लंबे समय तक रखते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट की होती है। अब ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, कॉपर है, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये दोनों कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों बेसेस होती हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। मेटल के बने जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के ही होंगे। मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स आर जनरली एसिड होते हैं। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो जनरली एसिडिक नेचर का होगा। सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। सोडियम वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। अगर सोडियम को पानी में डाल दें तो एक ब्लास्ट होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से रिएक्ट वो करता है। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, और आयरन वाटर से स्लो रिएक्ट करता है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता। नॉन मेटल स्टोर्स इन वाटर। नॉन मेटल को वाटर में स्टोर किया जाता है। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस को अगर एयर में हम रख दें तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए फॉस्फोरस को हमेशा पानी के जार में हम लोग रखते हैं। रिएक्शन विद एसिड। मेटल और एसिड को रिएक्ट कराने पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें ऐसी गैस निकलती है जिसमें माचिस ले जाने पे पॉप साउंड निकलता है। तो जब भी कहीं पॉप साउंड सुनने को मिले वहाँ बोल देना कि वो हाइड्रोजन गैस के कारण ही पॉप साउंड सुनने को मिलता है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये किससे रिएक्ट करेगा कॉपर? इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है। रिएक्शन विद बेस देखते हैं। तो रिएक्शन विद बेस करने पे पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये मैंने बताया था। मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन नॉन मेटल का अगर बेस के साथ कराएं तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? अब इसका एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि डिस्प्लेस कर देगा, किसी एक एटम को डिस्प्लेस करना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है तो कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया प्लस कॉपर बना दिया, तो ये रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। कोल एंड पेट्रोलियम की बात अगर करते हैं तो कार्बोनाइजेशन होता है। कार्बोनाइजेशन होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जिसमें डेड वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट होता है। कोक क्या है? कोक टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। जो कोक होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। तो दे देगा निम्नलिखित में से प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है, तो बताएंगे कोक। फिर आता है कोल टार, ब्लैक थिक लिक्विड अनप्लीजेंट स्मेल। तो ब्लैक होता है, थिक होता है, लिक्विड होता है, लेकिन इसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है। मिक्सचर ऑफ जू सब्सटेंसेस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ जू सब्सटेंसेस। सिंथेटिक डाइंग, सिंथेटिक डाइज ड्रग्स में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट में यूज़ होता है कौन? कोल टार। नेफ्थेलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स। जो नेफ्थेलिन होता है उसके बॉल जो है बने होते हैं किसके लिए? इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोल गैस। कोल गैस जो है व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू कोक वी गेट कोल गैस।
कोल गैस क्या है? जब कोल से हम लोग कोक बनाते हैं, कोल से जब हम कोक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में गैस रिलीज होती है जिसे कोल गैस हम लोग बोलते हैं। पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग अंडर द सी। तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो जो जीव समुद्र के अंदर रहते हैं उन जीवों से हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइड एंड बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। समुद्र के अंदर जो जीव मरे वो मरने के बाद तली में बैठ गए, बैठने के बाद उनके ऊपर जो रेत है उसका एक लेयर चढ़ गया, रेत के चढ़ने के बाद वो ढक गए। इन एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड पेट्रोलियम नेचुरल गैस। तो एयर के एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिलिया यूएसए इन 1859। 1859 में पेनिसिलिया यूएसए में वर्ल्ड का पहला ऑयल वेल यानी तेल का कुआं खोदा गया। इंडिया में ऑयल आसाम में, गुजरात में और मुंबई में पाया जाता है। पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ डार्क ऑयल लिक्विड होता है और इसका स्मेल जो है अनप्लीजेंट होता है। पेट्रोलियम गैस पर पेट्रोलियम प्लस डीजल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब चीज़ें होती हैं पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलेगा निम्नलिखित में से ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम। अब देखते हैं कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन और फ्लेम में देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value। कैलोरीफिक वैल्यू 1 किलो फ्यूल को जलाने पर कितनी हीट निकल रही है उसी मात्रा को कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? तो आप बताओगे हाइड्रोजन गैस की होती है। अब हम एक फ्लेम को देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो फ्लेम में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम हॉट होता है। जो अंदर वाला सेंटर वाला येलो पोर्शन होता है उसके बाहर एक कवरिंग होती है जो उससे ज़्यादा हॉट होता है, और सबसे बाहर वाला जो जोन होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेम के बारे में पूछ सकता है कि सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? तो सबसे बाहर का जोन होता है, आउटर जोन होता है, वही सबसे हॉटेस्ट होता है। और सबसे ठंडा जोन जो फ्लेम का है वो सबसे अंदर वाला पीला वाला भाग होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू तो हाइड्रोजन गैस की होती है, लेकिन होती कितनी है? तो आप बताओगे 1,50,000 किलो जूल पर केजी होती है। 1,50,000 किलो जूल पर केजी। 1 किलो अगर हाइड्रोजन गैस को हम कंबस्ट करते हैं तो उससे 1,50,000 कैलोरी जूल ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मेटामॉर्फोसिस क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को समझने के लिए हम एक मेढक को लेंगे। मेढक पहले लार्वा स्टेज में होता है, फिर वो ग्रो करते करते उसके शेप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस के थ्रू लास्ट में वो फ्रॉग के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। लार्वे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देन एडल्ट। एग्जाम्पल टेडपोल्स जो फ्रॉग होते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्स ऑर्गन का कोई कार्य नहीं होता है। हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा में क्या होता है? बल्जेज आर फॉर्म, बल्जेज डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ओनली सिंगल पार्ट इज इन्वॉल्व्ड, रिप्रोडक्शन कॉल्ड बडिंग। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू होती है। बडिंग में देखो हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें इसके किनारे से बड निकलता है वो अलग हो जाएगा और बडिंग के थ्रू इसमें न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरेट हो जाएंगे। फिर अमीबा में देखते हैं। अमीबा में देखो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक अमीबा है, उसके सेंटर में जो है डिवाइडेशन हो रहा है। डिवाइडेशन होने के बाद बड के रूप में फॉर्म हो जा रहा है। और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन था उसे बडिंग के नाम से जानते थे, और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है उसे बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्लोनिंग इज सक्सेसफुल परफॉर्म बाई लैन विल्मट एट रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोनिंग को सक्सेसफुली किसने परफॉर्म किया था सबसे पहले? तो लैन विल्मट ने किया था। अब देखते हैं रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब जो
किशोरावस्था है, उसमें पहुंचने पर हमारे बॉडी में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस में लड़कियों में जो चेंज है वो एमसी है। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब उसके अंदर जो एग फॉर्मेशन है वो एग फॉर्मेशन समय के बाद ख़राब होता है। ख़राब होने के बाद वो एग फिर बॉडी से निकालने की आवश्यकता होती है। वही एग को बॉडी से निकालना एमसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो एमसी है वो गर्ल्स में, ठीक है, 45 to 50 ईयर्स की एज में रुक जाता है, जिसे मेनोपॉज बोलते हैं, जिसे मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एमसी का रुक जाना होता है जो 45 से 50 ईयर में होगा। और मेनार्क क्या होता है? मेनार्क एमसी का स्टार्ट होना। तो पूछ सकता है कि मेनार्क क्या है, तो एमसी का स्टार्ट होना, और मेनोपॉज क्या है? एमसी का रुक जाना। एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन बैलेंस सॉल्ट इन द ब्लड। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्लैंड हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है वो हार्मोन को सेक्रेट करता है, एड्रिनलिन, ठीक है। और एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो एंगर, स्ट्रेस और एम्बेरसमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब एड्रिनलिन के कारण ही हमें गुस्सा आता है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है और एम्बेरसमेंट जो शर्म है वो फील होता है। और एड्रिनलिन गैस से एक और हार्मोन निकलता है जो ब्लड में सॉल्ट को मेंटेन करता है, यानी जो नमक की मात्रा है उसको मेंटेन करता है। फिर हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ये एक हार्मोन निकालता है जो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हार्मोन निकालता है जो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अब हमारे पास आता है एक नया टॉपिक गूसबेरी यानी जिसे आंवला बोलते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर कट फॉर फॉलोइंग रीजन। तो ट्रीज और फॉरेस्ट, आंवला जो होता है ये विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर कट फॉर फॉलोइंग रीजन्स: प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। डिफॉरेस्टिंग कॉजेज़ क्या है? डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है? तो डिस्टर्ब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। अब देखिए हमारे पास है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। एनिमल एंड प्लांट हियर आर सिमिलर टू अपर हिमालयन पीक। अपर हिमालयन पीक में जो प्लांट और एनिमल है वैसे ही एनिमल और प्लांट का जो वैरायटी है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो एनिमल्स का जो हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्ज एरिया होती है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लाइफ इन द एरिया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा, टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमरी। तो ये जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में जीवों को तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, प्लांट लाइफ को, साथ साथ जो ट्राइबल एरिया है, जो वहाँ पे वनवासी एरिया है, उसको भी वो रिजर्व करते हैं। जो आदिवासी एरिया है उसको भी रिजर्व करते हैं वो। अब देखिए एंडेमिक स्पीसीज़ क्या है? एंडेमिक स्पीसीज़ एंडेमिक स्पीसीज़ जो एंडेमिक स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाने वाले स्पीसीज़ को एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो प्राकृतिक रूप से और कहीं नहीं पाए जाते। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक जगह से किसी जीव को ले जाकर दूसरी जगह ले जाएँ तो वहाँ पर उसका पॉपुलेशन बढ़ जाए, लेकिन उसको हम एंडेमिक स्पीसीज़ उसी जगह का बोलेंगे जहाँ पे वो नेचुरली रूप से पाया जाता होगा। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो स्पीसीज हम किसे बोलेंगे? स्पीसीज उसे बोलेंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर पाए, मतलब अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न कर पाए। मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो एक स्पीसीज के जो मेंबर होंगे वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों को पैदा कर पाएंगे। मेंबर ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक।
तो स्पीसीज की जो मेंबर होते हैं उनके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनकी अपीयरेंस, उनका रहन सहन, उनका आवास, उनका भोजन एक जैसा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी होगी उसमें जानवरों की हत्या, मारना या किलिंग या शिकार, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं। थ्रेटनिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटीसी, ये सारी चीज़ें, जो ये सारे जीव हैं ये थ्रेटेंड है, मतलब इनकी संख्या घट रही है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण करते हैं। नेचुरल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। नेशनल पार्क पूरे होल सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इकोसिस्टम का मतलब जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ उनके आवास, उनके रहने के तरीकों को भी प्रोटेक्ट वो करता है। ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व है सतपुड़ा नेशनल पार्क। फर्स्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट, फाइनेस्ट इंडियन टीक, जो टीक का प्लांट है वो टीक फॉरेस्ट में पाया। एक क्वेश्चन पूछता है कि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो प्लांट है वो किसका होता है, तो टीक का होता है, टीक, TEAK, टीक। 55 रॉक शेल्टर्स have been identified in Panchmari biosphere. Strict rules are imposed in reserve or national parks. Human activity such as grazing, poaching, hunting, capturing of animal or collecting of firewood, medical plants etc. are not allowed. तो जो हमारे पास नेशनल पार्क हैं उसमें जानवरों को मारना, हंट करना या अन्य जीवों को चराना या फिर वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको पिक करना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं, वो एनिमल्स का लिस्ट होता है, प्लांट्स का लिस्ट होता है जो बहुत ही जल्दी समाप्त होने की कगार पे होते हैं। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो रेड डाटा बुक इंटरनेशनली मेंटेन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है मेंटेन। माइग्रेशन, व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब जब सीजन बदलता है तो सीजन के बदलने के साथ साथ जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपने आवास, रहने के लिए, खाने के लिए, यही प्रोसेस माइग्रेशन कहलाता है। अब देखिए एक फैक्ट आपके पास है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, मतलब 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ बराबर 1 टन ऑफ पेपर। इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है। Recycling of paper, it takes 17 full grown trees to make a 1 ton of paper. Paper can be recycled 5 to 7 times of for use. तो ये क्वेश्चन, ये भी फैक्ट एक है, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी पेपर को 5 से 7 बार हम रिसाइकिल कर सकते हैं रीयूज़ के लिए। जैसे अगर फाइन पेपर है उसको रिसाइकिल करेंगे तो रफ शीट के रूप में यूज़ कर पाएंगे। रिफॉरेस्टेशन क्या है? व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाई प्लांटिंग न्यू ट्रीज। न्यू ट्रीज को प्लांट कर कर जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट हैं उनको फिर से सर्वाइव करना ही रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की खोज किसने की थी बताइए? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। इन्होंने कॉर्क को काटा था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री। जो पेड़ है उसके जो छाल है उस छाल से ही कॉर्क बना होता है। कॉर्क के टुकड़े को लेकर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया कि उसमें कुछ हनी बी टाइप, हनी का जो कॉम्ब होता है, जो उसका छत्ता होता है, छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, उसी को उन्होंने कहा था कि ये क्या है, ये है सेल। अब देखो 1000 मिलियन या बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर ह्यूमन बींग का या किसी जीव का निर्माण करती हैं। मतलब किसी जीव का निर्माण बहुत सारे सेल्स के मिलने से होता है। अमीबा के पास क्या होता है? फॉल्स सीडोपोडिया होता है, यानी फॉल्स फीट होता है। अमीबा किससे चलता है? तो फॉल्स सीडोपोडिया या फॉल्स फीट से चलता है। WBC इज़ अ सेल विच कैन आल्सो चेंज इट्स शेप। तो WBC एक ऐसा सेल है जो अपना शेप चेंज कर सकता है। जीव में देखें तो अमीबा अपने शेप को चेंज कर कर फॉल्स फीट बनाता है जिसे सीडोपोडिया बोलते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो WBC है वो भी अपना शेप चेंज कर पाता है। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ कवरिंग फॉर इट्स कंपोनेंट। इट प्रोवाइड शेप टू द शेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल।
Plant cells gives additional covering name cell wall. Size of cell may as small as millionth ऑफ अ मीटर या माइक्रोमीटर या माइक्रोन में बहुत छोटे साइज में भी सेल हो सकते हैं या बहुत बड़े हो सकते हैं सेंटीमीटर में। सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है सबसे छोटा होता है, उसकी साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ये फैक्ट पूछ सकता है। लार्जेस्ट सेल होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग, जिसका जो डायमेंशन है 170 mm मल्टीप्लाइड बाई 130 mm। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है? पार्ट्स ऑफ सेल को देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ अ सेल। सेल का जो बीच का भाग होता है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जिससे इनक्लोज होता है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। Plasma membrane is also porous and allowed the movement of substances or material both inward and outward। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की कवरिंग है, वो कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल्स ऑफ ट्रांसडेस्केटिया, इलोडिया और रोइयू। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारा जो सेल के अंदर सेंटर पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम पाया जाता है और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्रोमोसोम्स आर सीन ओनली व्हेन सेल डिवीजन। क्रोमोसोम को तभी देख सकते हैं जब सेल डिवीजन हो। सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं। जीन क्या है? जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी गुण ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने वाला जो फैक्टर है वही जीन कहलाता है। कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता से उनके संतानों में गुणों का ट्रांसफ़र करने वाला जो फैक्टर है वो जीन है। प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। कहने का मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस के मिलने से बनता है। और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो सेल अच्छे से व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। और जिसका सेल देखिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अगर अच्छे से वेल मैनर्ड में अरेंज्ड नहीं है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिस भी जीव में उसका न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस अच्छे से वेल अरेंज्ड है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, उसे हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जिसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से अरेंज नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। वेल डेवलप्ड नहीं होता। या हम एक और शब्द में बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। अब हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एक बैक्टीरिया है। ये प्रिमिटिव होता है, बहुत ही पहले से सर्वाइव कर रहा है अर्थ पे, इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें सही तरीके से न्यूक्लियस व्यवस्थित हो। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल हमारे यूकैरियोटिक सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है? तो आप बताओगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे यूकैरियोटिक सेल में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हमारे एनिमल्स में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है और इन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? तो हाइड्रा को देखा था हमने। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में बल्जेस फॉर्म होते हैं, बल्जेस से बडिंग होती है, बडिंग से जो है न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। बल्जेस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स कॉल्ड बर्ड्स। तो बल्जेस से ही न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, ये बर्ड्स बोलते हैं। अमीबा में डिवीज़न होता है जिसे बाइनरी फिजन बोलते हैं।
इसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अगर ह्यूमन की बात करें, और 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पीनस होता है जिसके थ्रू हम स्पर्म को इंजेक्ट कर पाते हैं। मेल गैमेट्स स्पर्म्स प्रोड्यूस। तो जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं वो मेल गैमेट्स को जनरेट करते हैं जिसे स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के द्वारा मेल स्पर्म को जनरेट किया जाता है। मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा मिलियंस ऑफ करोड़ों अरबों स्पर्म्स को जनरेट किया जाता है। स्पर्म क्या होता है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो देख सकते हो आप, इसमें एक हेड होता है, मिडल पीस होता है, टेल होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस होती हैं, वैसे ही फीमेल ऑर्गन जो है अ पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है या फेविलियन ट्यूब, या जिसे ओवरी भी बोल सकते हैं। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी या अंडाशय जिसे बोलते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें हाइड्रा हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो हाइड्रा है इसमें बडिंग होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। और जो यहाँ पे एक फैक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो पहली क्लोन बनी थी वो शिप की क्लोनिंग की गई थी। जो सबसे पहली क्लोनिंग की गई थी अर्थ पे, ठीक है, वो शिप की क्लोनिंग की गई थी। और शिप में जिस शिप की क्लोनिंग की गई थी उसका नाम डॉली था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहली क्लोन शिप का नाम क्या है? तो डॉली। ये विल्मट के द्वारा ही ये किया गया था, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, डॉली वो पहली शिप है। तो आज हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम फिनिश करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था। कैसा लगा आपको ये सेशन? जो भी फीडबैक होगा वो दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।